नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा खास शो जो हर रोज हम अपनी महिला व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि इस शो में लाइव बैठकर वो अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सके, समझ सके कि क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए। तो अगर आप भी इस शो में आना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ अपने सवाल भेज दीजिए आप। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही वहां #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे सास बहू और सेंसेक्स की। आज के मेहमान से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल बने हुए हैं। साथ ही 3 महिला व्यूअर्स हमारे साथ इस शो में आज रहेंगी। गाजियाबाद से पारुल शुक्ला हमारे साथ है, विशाखापट्टनम से सुरेखा है और साथ ही पुणे से वैशाली शिंदे हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन पहले फटाफट से मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। 2 सेशंस में हमने थोड़ा दबाव मार्केट में आते हुए देखा, आज एक रेंज में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि 16,500 के इर्द गिर्द ही फिलहाल निफ्टी रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर एक सुबह हल्की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दी है। फेड की पॉलिसी की आउटकम पर नजरें टिकी हुई हैं और उससे पहले हमने तमाम ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरीके का रिएक्शन, इसी तरीके की सुस्ती आते हुए देखी है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो आज सपोर्ट आ रहा है आईटी से, जो कल पॉकेट काफी टूटी थी। वही आज बैंक्स थोड़े बैकफुट पे हैं। ऑयल एंड गैस पॉकेट आपको थोड़ी पीछे दिखाई देगी, जो कि मार्केट में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रही है। वो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। एलएनटी एक ऐसा स्टॉक रहा है जहां पर हमने आज अर्निंग्स का इंपैक्ट देखा है, प्लस मार्केट की वीकनेस में भी स्टॉक ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से पहले मार्केट पे व्यू ले लेते हैं, उसके बाद अपने महिला व्यूअर्स के स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बाजार पर ही एक व्यू दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि 16,450 के लेवल को निफ्टी रेस्पेक्ट दे रहा है, वहां तक फैसला 16,440 तक, लेकिन रिकवर होकर अब वापस दिन के ऊपरी स्तरों पर है। क्या यहां से आप मोमेंटम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फेड पॉलिसी आउटकम को लेकर क्या डायरेक्शन आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? क्या व्यू है मौजूदा लेवल से? देखिए, हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि बाज़ार कैसा भी हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ार में मिल ही जाती हैं अगर अच्छे स्टॉक्स पे आप बने रहें तो। ट्रेडिंग की बात जुदा है, क्योंकि वो 1 दिन का 2 दिन का सवाल होता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हों तो आपको हमेशा अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक मिल जाते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं, अगर आपके बाज़ार टूटता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब रहा सवाल बाज़ार के आउटलुक का, तो अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ में जिस तरीके की गिरावट आई है, तो बाज़ार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो इन्फ्लेशन को लेकर के थी। और कमोडिटीज़ में जिस तरीके की दिक्कतें आई हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, उन सब के मद्देनज़र मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में यहाँ पर थोड़ी सी संभावना आने लगेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगेगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर CY23 में रेदर फेड वापस से दरें घटाने लगे। इस वक्त एक रेंज में है बाज़ार, क्योंकि फेड का आउटकम है 75 बेसिस पॉइंट तक अगर आता है तो बाज़ार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, उसमें कोई बाज़ार को आश्चर्य नहीं होगा। 100 बेसिस पॉइंट कुछ लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा आता है तो हो सकता है कि एक नियाजिक रिएक्शन हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद बाज़ार ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नतीजे जितने भी आए हैं ठीक ठाक ही आए हैं। और 15,800 के लेवल्स जो पिछले हफ्ते के लोज बनाए थे, मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे इस वक्त जाता वो बाज़ार नहीं आ रहा है। लगातार 200 डे के EMA के ऊपर ये बाज़ार कामकाज कर रहा है। FI की भी जो बिकवाली थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो हमने घटते हुए देखी है। पिछले हफ्ते सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई थी। तो दारोमदार ये है कि बाज़ार इस वक्त ठीक ठाक मोड पे है। बहुत से वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए हैं। मुझे लगता है कि खरीदारी के ही मौके हैं। ओके, चलिए तो खरीदारी के मौके हैं इन लेवल से, यही व्यू है राजेश जी का। लेकिन अब अपनी महिला व्यूअर्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में किन स्टॉक्स को शामिल करके आई हैं और क्या राय लेना चाहती हैं। सबसे पहले चलते हैं विशाखापट्टनम, सुरेखा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेखा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए अपने बारे में, कब आपने शुरुआत की अपनी शेयर मार्केट की और किन स्टॉक्स के साथ शुरुआत की? इन्वेस्टमेंट करती हैं या ट्रेडिंग भी करना पसंद करती हैं? आपको अगर आवाज आ रही है सुरेखा जी, तो प्लीज अपने बारे में बताइए, कब आपने शुरुआत की अपनी शेयर मार्केट की जर्नी की और
इन्वेस्टमेंट करती हैं या ट्रेडिंग? नहीं, वैसे इन्वेस्टमेंट करती हूँ। अभी 7-8 साल से तो पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन पर्सनली मैं अभी फरवरी मार्च से शुरू किया है अपना इन्वेस्टमेंट, खुद डिसाइड करना, खुद इन्वेस्ट करना। तो आपको फॉलो करती हूँ, आपसे टिप्स लेती हूँ। चल रहा है अभी। आपसे पिछली बार भी एक बार बात हुई थी ओके। रिसेंटली, तो अगेन सेम क्वेश्चन है। मैंने ग्रेफाइट ओके। इंडिया लिया हुआ है 4 साल पहले 900 के वैल्यू पे। तो अभी तो काफी लो रेंज में चल रहा है, तो आगे क्या करें उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? वैसे और भी स्टॉक्स हैं, काफी अच्छे भी हैं, काफी पिटे हुए भी हैं। अच्छा, तो लेकिन ठीक है, ये तो शेयर मार्केट की जर्नी ऐसे ही होती है, सब पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ खट्टा एक्सपीरियंस भी देते हैं तो कुछ मीठा एक्सपीरियंस भी देते हैं। लेकिन आप पहले ग्रेफाइट इंडिया को लेकर आई हैं जो आपको नुकसान दे रहा है, 900 की बाइंग है, तो टाइम भी हो गया राजेश जी इस होल्डिंग को। 2018 की इनकी पोजीशन है, तो 4 साल दिए हैं और 50% का नुकसान ऑलरेडी दे रहा है। अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, हमारी राय तो ये रहेगी कि इसमें आप बनी रहें, और अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ पे आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। कंपनी सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ कामकाज करती है। ईएफ रूट में जो स्टील बनती हैं उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, वो बनाती है। 3 प्लांट भारत में है, 1 जर्मनी में है। जो दिक्कतें इनके सामने आई, एक तो मेटल्स में जिस तरह की गिरावट आई उससे थोड़ी डिमांड कम हो गई। दूसरे, क्रूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, जिसमें इनमें नीडल कोक जो लगता है इनके रॉ मटेरियल्स में, उसके दाम बढ़ गए। ये 2 दिक्कतों के कारण से ये थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा आपको रिटर्न देगा। बिल्कुल बनी रहें स्टॉक में। चलिए ठीक है, तो पेशेंस आपने काफी रखा है और थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ये सजेशन है राजेश जी का, आप होल्ड कर लीजिए, इन स्तरों पर मत निकलिए। चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद। पारुल शुक्ला है हमारे साथ। पारुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए अपने बारे में। हाय, आई एम पारुल। आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। हेलो। ओह, तो कब से कर रही हैं आप ट्रेडिंग पारुल? मेरे को 1.5 साल हो गया है। अच्छा, तो यानी फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग ही करती हैं, और ये ट्रेडिंग की स्किल्स सीखी कहाँ से आपने? Actually, my husband and brother is into trading. That's why just. ओके, तो Yes. बनाया पिछले 1.5 साल में ट्रेडिंग के जरिए पैसा या नहीं? क्योंकि पिछले 1 साल में तो, खास तौर से पिछले 8 महीनों में तो मार्केट ने बहुत टेंशन दी है, बहुत ऊपर नीचे रहा है। प्रॉफिट भी था, लॉस भी था, बट ओवरऑल इट्स प्रॉफिट। ओके, चलिए अच्छी बात है, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए Yes. पहला स्टॉक कौन सा है आपके पास, किस पर राय लेना चाहती हैं? I have 167 shares of Nuvoco Vistas at 471. ओके So ओके, तो ये आपकी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है या ये इन्वेस्टमेंट ये है? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए थे, आईपीओ रिलीज हुए थे तब लिए थे, फिर मैंने इसको एवरेज करने के लिए बढ़ाती गई, बट नाउ आई एम इन लॉस। ठीक है। तो नोवोको विस्टास सीमेंट कंपनी, जिसकी हाल ही में लिस्टिंग भी हुई थी, और पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा राजेश जी का। राजेश जी, हालांकि हाल फिलहाल में या आईपीओ के आसपास जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी सब पॉजिटिव थी स्टॉक पर। कुछ हाउसेस के तो 600 प्लस तक के भी टारगेट्स थे, लेकिन अभी ये नुकसान में तो है 334 पर क्योंकि कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन है? बने रहने का सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो क्षमता के आधार पर एक बड़ी लार्ज कैपेसिटी है। इमामी सीमेंट को इन्होंने अधिग्रहण किया था, जिससे इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी हो गई थी। कुछ नंबर्स में दबाव देखा गया जिस वजह से स्टॉक प्राइस टूटे, लेकिन ऐसे अनस्पेसिफाइड न्यूज़ आई वुड से कि कुछ आधिकारिक रूप से नहीं है कि ऐसा कुछ स्टेक बेचने की बातें चल रही हैं बाजार में। ऐसा कुछ होता है तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अभी वैसा कुछ भी आधिकारिक नहीं है। मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा, कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे गवर्नमेंट के स्कोप है, उनका ध्यान है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में।
ठीक है, तो बने रहने की सलाह है इस शेयर में, आप होल्ड कीजिए, यही राजेश जी का व्यू है। नुकसान दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन से खरीदा है तो चिंता मत कीजिए। पुणे चलते हैं वैशाली शिंदे के पास। वैशाली बताइए पहले तो अपने बारे में। हाँ हेलो। हाँ मैं हॉस्पिटल में पैथोलॉजी बताइए वैशाली, आपकी आवाज आ रही है। हाँ क्या पूछा आपने? हेलो, अपने बारे में बताइए वैशाली, क्या करती हैं आप, कब से स्टॉक मार्केट्स में हैं? हाँ मैं हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं होम मेकर हूँ और इन्वेस्टर हूँ शेयर मार्केट में। और मैं 2018-19 से कर रही हूँ Okay. स्टॉक्स में, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से मैंने थोड़ा सीरियसली करना शुरू किया। ओके, तो बताइए आज आप क्या लेके आई हैं? ट्रेडिंग पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट में ही मैं ज्यादातर करती हूँ, तो अभी फिलहाल तो मैं आईटी में थोड़ा फंस गई हूँ। ओके। थोड़ा ऊपरी लेवल ये मैंने स्टॉक्स, तो फिर मैं उसमें एवरेज करूँ या फिर बने रहूँ, ऐसे मुझे चाहिए राय आपकी। ओके, पूछ लेते हैं। तो बताइए कौन सा स्टॉक है जिसमें आईटी का, जिस पर राय लेना चाहती हैं आप? आईटी के 3 स्टॉक है, इन्फी, टीसीएस और विप्रो। ये तीनों में भी मेरा लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है। तो मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। इन्फी में मेरे 21 शेयर, एक एक करके राय लेंगे। इन्फोसिस में बताइए आपकी खरीदारी का प्राइस क्या है? 1686। ओके, तो ये है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। राजेश जी, पहले बात तो इन्फोसिस की कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि आईटी में फंस गई हैं। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म व्यू है और इनका जैसे इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट है, तो क्या सजेशन आपका रहेगा? ये फंसी है या फिर ये फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ थोड़ा पेशेंस रख के होल्ड करनी चाहिए पोजीशन इन्फोसिस जैसे स्टॉक में? देखिए, इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये इनका एक्सपोजर आईटी में बहुत ज़्यादा है। हालांकि स्टॉक्स अच्छे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जो ये बोल रही थी, तो मुझे लगता है कि इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। हालांकि आईटी का एक्सपोजर ज़्यादा है, सारे ही स्टॉक आईटी के, तो ऐसा ना करें। जहां मौका मिले 1-2 स्टॉक रखें। और जहां तक सवाल इन्फोसिस का आता है, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस बार के जो नतीजे आए उसमें भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू में इन्होंने टीसीएस को भी बीट किया है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा दबाव देखा गया था, जो जिसका मुख्य कारण कह ले सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट और दूसरी जो ट्रैवलिंग वगैरह के खर्चे थे उसको लेकर के थे। एट्रिशन रेट थोड़ी हाई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ऐसे जो स्टॉक हैं, ये लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए रखने चाहिए। गिरावट को मौके की तरह लेना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा चले थे, हो सकता है कुछ कंसोलिडेट करें, लेकिन ऐसा अक्सर पिछले 2-3 साल, 4 साल के रिकॉर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि ये स्टॉक कुछ दिन बाद बायबैक वगैरह अनाउंस करते हैं, वहाँ अच्छा मुनाफा होता है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है, तीनों में बने रह सकती हैं।